हेलो दोस्तों, मैं नोबिता वापस से आ चुका हूँ न्यू स्टोरी के साथ। अगर इस स्टोरी पे 200 लाइक आते हैं तो तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड 1, प्राची के सिंघानिया मेंशन जाना। शुरुआत। एक लड़की अपने रूम के खिड़की पर बैठी थी और एकटक आसमान में चांद को देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक दिख रही थी। प्राची, सुबह हमें निकलना है और तू अब तक जाग रही है, सो जा, एक औरत अंदर आते हुए बोली। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ जाऊंगी। प्राची खिड़की से नीचे उतर पीछे मुड़ के अपनी माँ को देख मुस्कुरा कर बोली। प्राची की माँ, जिनके नाम राधिका जी है, प्राची के पास आके उसके सिर पर हाथ रख। तू तो सुबह जल्दी उठ जाएगी, पर 5 दिन बाद एंगेजमेंट है और अगर ऐसे ही इतनी रात तक जागेगी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। राधिका जी की बात सुनकर प्राची शर्मा जाती है, जिसे देख राधिका जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चल अब सो जा। इतना कहकर राधिका जी रूम से बाहर चले जाते हैं और राधिका जी के जाने के बाद प्राची फिर से खिड़की से बाहर देखने लगती है और कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रही है, 5 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है और 3 महीने बाद शादी। क्या अभी जैसे मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, मैं जैसे तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम भी सोच रहे हो, तुम भी मुझे याद कर रहे हो। जैसे मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ हमारी शादी का, क्या तुम भी कर रही हो। इतना कहते ही प्राची शर्मा जाती है और फिर मुस्कुराते हुए अपने बेड पर आकर लेट जाती है। लेटने के कुछ देर बाद ही प्राची को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। सोते हुए भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। ये है हमारी स्टोरी की हीरोइन प्राची गुप्ता। कत्थई आंखें, गुलाब की पानखुरी जैसी होंठ, गोरा रंग, गोल चेहरा, कमर तक आते बाल, पतली कमर, बिल्कुल किसी परी की तरह दिखती है। कोई भी अगर देखे तो देखता ही रह जाए। वहीं दिल्ली में एक बहुत बड़ा विला में एक आलीशान कमरे के बालकनी में एक लड़का खड़ा आसमान में चांद को देखते हुए सिगरेट पी रहा था। उस लड़के के चेहरा बहुत ही कोल्ड था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वह अपने खाली आंखों से आसमान में चांद को देख रहा था। तनिष्क, 5 दिन बाद एंगेजमेंट है, 3 महीने बाद शादी। क्या तुम यह शादी करोगे? क्या तुम इसे नहीं तोड़ोगे? क्या तुम उस लड़की से शादी कर लोगे? अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगे तो मेरी क्या होगी? पीछे से एक लड़की की मीठी पर रूंधी हुई आवाज आई। इस आवाज को सुनकर तनिष्क पीछे पलट के देखता है तो एक लड़की, जिसने एक रेड कलर के घुटनों से काफी ऊपर तक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर मेकअप और आंखों में आंसू लिए तनिष्क को देख रही थी। वह लड़की काफी खूबसूरत थी। तनिष्क के पलटते ही वह लड़की दौड़ते हुए तनिष्क के पास आकर उसे हग कर लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज तनिष्क, तुम उस लड़की से शादी मत करो। अगर तुम उस लड़की से शादी करोगी तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हें पता है ना, मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। डोंट वरी शनाया, मैं यह शादी नहीं होने दूंगा, यह शादी नहीं होगा। तनिष्क शनाया की बालों को सहलाने हुए बोला। तनिष्क की बात सुनकर शनाया खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपने चेहरे को ऊपर करके तनिष्क को देख, अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे तो क्या आज रात हम। शनाया, तुम्हें अभी अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गया है, कल सुबह तुम्हारे सूट है न्यू मूवी का, तो जाओ, जाकर सो जाओ, शनाया को खुद से दूर करके तनिष्क ने कहा। तनिष्क की बात सुनकर शनाया को गुस्सा तो आती है, पर वह अपने गुस्से को ये सोचकर शांत करती है कि तनिष्क ने उसे कहा है वह ये शादी नहीं करेगा और इससे ही शनाया बहुत खुश थी। इतना सोचकर शनाया वहां से चली जाती है। शनाया के जाने के बाद तनिष्क फिर से आसमान में देखने लगता है और कुछ देर आसमान में चांद को देखने के बाद वह अपने हाथ से सिगरेट को नीचे फेंक अपने पैरों से मसल देता है और अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। पर नींद तनिष्क की आंखों से कोसों दूर था, वह एकटक सीलिंग फैन को घूरे जा रहा था। तनिष्क सिंघानिया देश का नंबर 1 बिजनेसमैन, जिसने अपने मेहनत से अपने पापा की कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तक पहुंचना बस सब सपना ही देखते हैं। मस्कुलर बॉडी, ग्रीन आंखें, सिल्की बाल, पतले होठ, गोरा, वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, बिल्कुल किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह, जिसे कोई भी लड़की देखे तो उसके पीछे पागल हो जाए। सुबह का वक्त। प्राची और उसकी फैमिली सुबह सुबह ही अपने कार से सिंघानिया मेंशन की ओर निकल पड़े थे। कार में महेश जी, जो अपने किसी फ्रेंड से हंस हंस के बातें कर रहे थे, टीना जो प्राची को चिढ़ाई जा रही थी और राधिका जी जो अब तक सो चुके थे। टीना के चिढ़ाने से प्राची कुछ नहीं कह रही थी, वह बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी जो वह चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। कुछ घंटे बाद उनके कार एक बड़े से गेट के सामने रुकते हैं और उनके कार के रुकते ही गेट अपने आप खुल जाते हैं तो कार अंदर एंटर करता है। कुछ 4 मिनट बाद कार पार्किंग में रुकता है और सभी कार से बाहर निकल आते हैं और अपनी आंखें घुमाते हैं तो उस कार पार्किंग में अनगिनत लग्जरियस कार थी। वह सब पार्किंग को घूम घूम कर देख रहे थे, तभी वहां पर बहुत सारे सर्वेंट आ जाते हैं और उनके लगेज को लेकर उनको सम्मान के साथ उस बड़े से मेंशन के अंदर ले जाता है। वहीं रुक जाओ, सभी अंदर चले जाते हैं और जब प्राची अंदर जाने का होती है तभी उसके कान में यह आवाज पड़ती है और वह वहीं रुक जाती है और अपने सिर ऊपर करके सामने देखती है।
एपिसोड 2 तनिष्क दिल प्राची। अब आगे। सामने एक औरत खड़ी थी जिनके हाथ में एक थाली थी, उसमें एक दिया जल रही थी और वह मुस्कुराते हुए प्राची को देख रही थी। प्राची भी उस औरत को देखकर मुस्कुरा देती है। वह औरत प्राची के पास आकर उसके आरती उतारती है और कहती है, मैं अपने घर के लक्ष्मी को आरती उतारे बिना कैसे अंदर ले आती। ये है रुक्मणी सिंघानिया, तनिष्क सिंघानिया की माँ, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और अपनी उम्र से काफ़ी कम की लगती है। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची शर्मा जाती है, शर्म से उसकी पलकें झुक जाती है, जिसे देख रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए प्राची को अंदर ले आते हैं। अंदर आते ही प्राची रुक्मणी जी के पैर छूकर उनको प्रणाम करती है तो रुक्मणी जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हमेशा खुश रहो बेटा और जल्द से जल्द शादी करके इस घर में आ जाओ परमानेंटली। उनकी बात सुनकर प्राची की नज़र और झुक जाती है और वह शर्माते हुए थोड़ी दूर खड़ा आलोक जी के पास जाती है और उनके पैर छूकर प्रणाम करती है तो वह आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा सुखी रहो, जल्दी से शादी करके इस घर में आकर मुझे दादा बना दो। इतना कहकर वह मुस्कुरा देते हैं और बाकी सभी मुस्कुरा देते हैं। वही प्राची शर्म से किसी से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, वह अपनी नज़र उठा ही नहीं रही थी। प्राची की चेहरा पूरा लाल हो चुकी थी। फिर वह जल्दी से दौड़ते हुए वहां से गार्डन की ओर चली जाती है और माही के पीछे पीछे टिना भी गार्डन में चली जाती है। एक मेड को कहो गार्डन में जाने को। बच्चे गार्डन में गए हैं, उनको उनके रूम दिखा देने को। दूर से आए हैं, पहले फ्रेश हो जाए और महेश जी राधिका जी को भी उनका रूम दिखा दो, रुक्मणी जी एक मेल को देखते हुए बोली। रुक्मणी जी की बात सुनकर मेड अपनी सिर हाँ में हिलाते हैं और एक मेड गार्डन में चली जाती है और दूसरी मेड महेश जी और राधिका जी को उनके रूम की ओर ले जाने लगता है। इवनिंग में आलोक जी, रुक्मणी जी, राधिका जी और महेश जी गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। रुक्मणी जी, हम आए इतने टाइम हो गए, अभी तक तनिष्क बेटा को नहीं देखा, कहाँ है वह? महेश जी रुक्मणी जी को देखते हुए पूछा। तनिष्क के एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गया था जिस वजह से वह अभी इंडिया से बाहर है, पर वह आज ही आ जाएगा, रात तक शायद, आलोक जी ने मुस्कुरा कर कहा। हम आए हैं और वह अपने इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने शादी और एंगेजमेंट में भी उसके कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाए। मतलब वह जो कहा आपने मीटिंग, वह मीटिंग आ जाए और वह चला जाए मेरी बेटी को अकेला छोड़, राधिका जी ने कहा। नहीं राधिका जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शादी और एंगेजमेंट ही तो एक लड़का और लड़की के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत दिन है और इस दिन के लिए सभी लड़के लड़कियां इंतजार करता है, चाहे वह अपने मुंह से कहे या ना कहे। और तनिष्क उस दिन कोई भी मीटिंग नहीं रखेगा, रुक्मणी जी राधिका जी को देखते हुए कहा। ना रखे तो ही अच्छा है, मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, राधिका जी ने भी रुक्मणी जी को देखते हुए कहा। वैसे हमारी प्राची इतनी खूबसूरत है ना कि जब एक बार तनिष्क उसे देख लेगा ना तो देखना अपना सारा काम छोड़कर बस घर पर ही बैठा रहेगा, ओलोक जी बात को संभालते हुए कहते हैं। ओलोक जी की बात सुनकर सभी एक साथ मुस्कुरा देते हैं। प्राची अपने रूम में बैठी थी और कुछ सोच रही थी, तभी उसे पीछे से कोई हक करता है जिससे प्राची चौंक जाती है और झट से खुद को छुरा के पीछे पलटकर देखती है। पीछे एक प्यारी सी क्यूट सी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखते ही प्राची के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए उसे हक कर लेती है और कहती है, मिश्का कहाँ थी तू? मैं जब से आई हूँ तब से तुझे कितनी बार ढूंढा, तू कहीं मिल ही नहीं रही थी। मेरी होने वाली भाभी, मैं तो तुम्हारे लिए ही गिफ्ट लाने गई थी। इतने सालों बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे घर आ रही है और वह भी मेरे भैया से एंगेजमेंट के लिए, तो मुझे मेरी भाभी को गिफ्ट तो देना चाहिए ना, मिश्का ने भी प्राची को हक करके कहा। मिश्का की बात सुनकर प्राची शर्माने लगी और उसकी चेहरा लाल हो गई। आए हाय भाभी, आप तो शर्माते हुए एकदम सेव लगते हो, क्यूट से। अगर भैया आपको ऐसे देखेंगे ना तो कच्चा खा जाएंगे और मैं भी बुआ बन जाऊंगी। अपने गाल पर हाथ रख प्राची देखते हुए मिश्का बोली। मिश्का तू भी ना, अभी तक एंगेजमेंट भी नहीं हुई और तू ये सब? प्राची मिश्का को छोड़ दूसरी साइड जाते हुए बोली। हुई नहीं तो हो जाएगी और 5 दिन बाकी है, बस एक बार बस भैया आपको देख ले उसके बाद बस कर। और यह सब छोड़, तूने जो मेरे लिए गिफ्ट लाया है ना वह दिखा, प्राची बात बदलते हुए बोली। मिश्का मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक प्यारी सी कमरबंद निकालती है और उसे प्राची को दिखाते हुए, देख कैसी है ये? इस कमरबंद में ना तेरी और भैया की नाम लिखा है, तनिष्क दिल प्राची, यह मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया है सिर्फ तेरे लिए। कैसी लगी? और मैं पहले सोच रही थी बेजले बनवा दूं, पर फिर सोचा कि तेरी कमर इतनी प्यारी है, वह खाली रहेगी तो ये कमरबंद तेरे कमर को और एट्रैक्टिव दिखाएगी। इसे हमेशा तू अपने कमर पर पहन कर रखना, ये कंफर्टेबल भी है। थैंक यू सो मच मिश्का, यह मेरी लाइफ की बेस्ट गिफ्ट है, क्या तू मुझे इस पहना देगी? क्योंकि इसे तो मैं अकेले पहन नहीं सकती, प्राची ने तनिष्क के नाम के ऊपर अपनी उंगली फिराते हुए कहा। हाँ मैं ही पहना देती हूँ, वैसे भी भाई तो अभी आएंगे नहीं तुझे पहनाने के लिए। इतना कहकर मिश्का पहनाने ही वाली थी, तभी वह प्राची के चेहरे को देखता है तो शर्म से लाल हो गई थी।
हाय मेरे प्राची, अगर तू ऐसे बात बात पर शर्माएगी ना तो भैया सुहाग रात के दिन नहीं रात तेरे साथ रोमांस करने की जगह तुझे देखते देखते ही पूरी रात बिता देंगे। शर्माए हुए कितनी प्यारी लगती है यार। मिश्का तू ना, इतना कहकर प्राची खिड़की की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है बाबा सॉरी, अब इतना भी शर्मा मत और चल अब कमरबंद पहना देती हूँ तुझे। इतना कहकर मिश्का कमरबंद को प्राची के कमर पर पहना देती है। तभी वहां पर नैना आ जाती है और तीनों बातें करने लगते हैं। एपिसोड 3 ब्यूटी। अब आगे वह तीनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी प्राची की नज़र बाहर जाती है जहां पर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश देखते ही प्राची के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है और वह उठकर रूम से बाहर जाते हुए कहती है, चलो बारिश में भीगते हैं। ये लड़की को रेन एंजल है क्या, जो बारिश देखते ही बारिश में भीगने के लिए भाग जाती है। मिश्का ने मुंह बनाकर कहा। मिश्का मेरी दी परी नहीं अप्सरा है अप्सरा, और अब आप चलिए मुझे भी बारिश में भीगना है। इतना कहकर टीना मिश्का को पकड़ खींचते हुए बाहर गार्डन में जहां प्राची बारिश में भीग रही थी वहां ले जाती है। वह तीनों एक साथ मस्ती करते हुए भीगने लगते हैं। प्राची गाना शुरू करती है और डांस करने लगती है। छम 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 छम, जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पर से उड़ने लगे आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल। प्राची गाने के साथ साथ डांस भी कर रही थी। सबसे होकर बेफिक्र नाचू मैं आज, छम 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 छम, मैं नाचू आज, छम 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 छम। प्राची के साथ साथ टीना और मिश्का भी ताल से ताल मिलाकर डांस करने लगती है। वही कोई था जो घर के टेरेस से गार्डन में एकटक प्राची को देखे जा रहा था। वह अपने पलके तक नहीं झपका रहा था, उसका नजर प्राची पर टिका हुआ था। बारिशों की ताल पर ये खनके मेरी धड़कनों की, कह रही है जीले तू जरा, बार बार साथ मेरे, सारे अब थिरकने लगे, डोली जमी नाचे आसमां, कोई भी यहाँ कुछ भी कहे, मैंने तो कुछ सुना कहा, दिल ने मेरी जो भी कहा, मैंने वह किया, हो गिरी हवाएं झूमती है, तन को मेरी चुमती है, छोड़ के ये शर्म भर्म झूमे ये जिया, मैं तो हवा हूँ, हाथ ना आओ, मर्जी से अपनी, उड़ती ही जाऊं, हो खुद की करूं मैं क्या तारीफे, रातों ने चुराया मेरी काजल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होकर बेफिक्र नाचू मैं आज, छम 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 छम। वह तीनों बारिश में भीगते हुए नाच रहे थे। तभी वहां पर एक मेड आती है और उन दिनों को देखते हुए कहती है, आप तीनों को अंदर बुला रहे हैं। इतना कहकर वह मेड वहां से चली जाती है। अब बहुत भीग लिया हमने, अब जल्दी से चलो नहीं तो पिटाई पड़ेगी। इतना कहकर मिश्का उन दोनों को खींचते हुए अंदर ले जाने लगते हैं। पर जाते जाते प्राची मिश्का से अपनी हाथ छुड़ाकर खुद ही आगे आगे चलने लगती है। प्राची को ऐसा करते देख मिश्का और नैना एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुंह बनाकर प्राची के पीछे पीछे चलने लगती है। प्राची के गार्डन से अंदर की ओर जाते ही वह शख्स भी टेरेस से चला जाता है। प्राची हॉल से होते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ ही रही थी, तभी वह किसी से टकरा जाती है और गिरने ही वाली थी, पर वह शख्स उसे कमर से पकड़ लेता है। गिरने की डर से प्राची ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं होती और अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस होती है तो वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का था जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। प्राची जो बारिश में भीगने की वजह से उसके बालों से अभी भी पानी टपक रही थी, उसकी सलवार उसके बॉडी से चिपक गई थी और हल्की ट्रांसपेरेंट भी हो गई थी और भीगी हुई प्राची और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह लड़का प्राची की खूबसूरती को देख उससे अपनी नजरें ही हटा नहीं पा रहा था, वह बस एकटक उसे देखे जा रहा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मुझे छोड़िए। हेलो, प्राची ने उस लड़के से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, पर वह लड़का प्राची की खूबसूरती में इतना खोया हुआ था कि उसके कान तक प्राची की आवाज ही नहीं पहुंचता और वह वैसे ही प्राची को पकड़े उसे देखता रहता है, जिससे प्राची को काफी अजीब लगने लगती है। कहाँ खो गए आप ऋषि भैया, प्राची को छोड़िए। मिश्का और टीना उन दोनों के पास आती है और मिश्का कहती है। मिश्का की बात सुनकर ऋषि होश में आता है और प्राची को छोड़ देता है। ऋषि के ऐसे अचानक छोड़ने से प्राची धड़ाम से फ्लो पर गिर जाती है और उसके जोरदार चीख निकल जाती है। मर गई, मेरी कमर टूट गई। इतना कहकर प्राची अपने कमर पकड़ फ्लो पर पूरी लेट जाती है। टीना और मिश्का जल्दी से प्राची के पास आकर उसे उठाती है। उठते ही प्राची गुस्से में ऋषि को देख, बड़े बदतमीज हो, पहले तो छोड़ ही नहीं रहे थे और अब जब छोड़े तो मेरे कमर दर्द कर दिया। अगर मेरी कमर टूट जाती तो क्या तुम मेरे कमर को ठीक कर सकते थे पहले की तरह? बदतमीज। ऋषि अपना कान पकड़, सॉरी ब्यूटी, वह मैं तुम्हारे ब्यूटी में इतना खो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हें छोड़ना भी है। और जब मिश्का ने मुझे आवाज लगाया तो मैं होश में आया और होश में आने के बाद मुझे यही होश नहीं रहा कि तुम मेरी बाहों में हो तो मैंने छोड़ दिया, सॉरी। ऋषि की बात सुनकर प्राची अजीब सी मुंह बनाती है और फिर कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है।
मिश्का और टिना भी प्राची के पीछे पीछे चली जाती है और ऋषि वहीं खड़ा जाते हुए प्राची को एकटक देखता रहता है। क्या हुआ ऋषि भैया, आज भैया के रूम में ना जाकर यहाँ क्या बात है और तुम देख क्या रहे हो? एक लड़का पीछे से आकर ऋषि के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। ऋषि वैसे ही सामने देखते हुए, ब्यूटी। वह लड़का सामने देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, फिर वो ऋषि को देख, ब्यूटी? कौन ब्यूटी? किसकी ब्यूटी? कैसी ब्यूट? इस बार ऋषि होश में आता है और साइड में उस लड़के को देखते हुए, शौर्य तू? आपको क्या हुआ ऋषि भैया? यह मेरा घर है और ओब्वियसली मैं यही रहूंगा, पर आप आज यहाँ हॉल में खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप तो जब भी आते हैं तभी सीधे तनिष्क भैया के रूम में चले जाते हैं, कहीं भी देखे बिना। शौर्य ने आकर छोटी करके ऋषि को देखते हुए पूछा। शौर्य की बात सुनकर ऋषि कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है और फिर लिफ्ट ऊपर की ओर चला जाता है। शौर्य वही खड़ा बस देखता रहता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। एपिसोड 4, संस्कारी लड़की। अब आगे। रात का वक्त सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे और प्राची भी अपने रूम में ही थी और खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। प्राची को रात के आसमान चांद तारे बहुत पसंद थी। यहाँ तक कि अगर आसमान में चांद तारे ना भी हो तो भी प्राची को आसमान पसंद थी। आसमान जैसे भी हो उसे हर तरह से आसमान पसंद आती थी। वह हमेशा आसमान को देखना पसंद करती थी जिससे उसे सुकून मिलती थी। आज भी कृतिका खिड़की से आसमान को ही देख रही थी। बहुत देर तक ऐसे ही आसमान को देखने के बाद अचानक उसकी गला सूख जाती है और वह अंदर टेबल के पास आके ग्लास को उठाती है तो ग्लास में पानी नहीं थी और फिर जब बोतल को उठाती है तो बोतल में भी पानी नहीं थी। मैं तो पानी लाना ही भूल गई, मैं इतनी भुलाकर क्यों हूँ? इतना सोचकर प्राची अपने बोतल को लेकर बाहर निकल जाती है। किचन में जाकर प्राची पानी पीती है और बोतल में पानी भर के अपने रूम की ओर जाने लगती है। तभी एक कमरे के पास से गुजरते हुए उसे उस कमरे की डोर हल्की खुली दिखाई दी। ये तो तनिष्क जी की रूम है ना, कितने साल हो गए मैंने उन्हें नहीं देखा, बस फोटो में ही देखा है, एक बार देख लूं। पर अगर वह जाग रहे हो तो नहीं, अभी रात के 11:30 बज गए हैं, अब तक तो नहीं जाग रहे होंगे, और जाग भी रही होगी तो मैं कुछ कहकर मैनेज ठीक कर लूंगी, पर एक बार उनको देख तो लूं। इतना सोचकर प्राची उस कमरे के अंदर चली जाती है और इधर उधर देखती है तो उसे तनिष्क नहीं दिखता। तनिष्क को ना देखकर प्राची उदास हो जाती है और डोर की तरफ मुड़ती ही है कि तभी कोई उसे हाथ से पकड़ अपने ओर खींचता है, जिसे प्राची के हाथ से बोतल छूट जाती है। प्राची सीधा जाकर उस शख्स के सीने से टकराती है और जब अपनी सिर ऊपर करके देखती है तो वह तनिष्क था। तनिष्क की आंखें लाल था और वह प्राची को ही घूर रहा था। तनिष्क को ऐसे अपने इतने पास देख प्राची की दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। वह तनिष्क के ग्रे आंखों में खोने लगी थी, एक टकबल तनिष्क को देख रही थी। प्राची तनिष्क को देखते हुए इतना खोई हुई थी कि उसे ये भी ध्यान नहीं रही कि तनिष्क अपने चेहरे का उसके चेहरे के करीब ला रहा है। तनिष्क प्राची के चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाकर उसके आंखों में देखते हुए उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है और पागलों की तरह उसे किस करने लगता है। तनिष्क के ऐसे किस करने से प्राची एकदम से चौंक जाती है और उसे समझ ही नहीं आती कि वह क्या करे। कुछ देर बाद तनिष्क के बाइट करने से प्राची होश में आती है। नहीं, शादी से पहले ये ठीक नहीं है, मुझे रोकनी होगी। इतना सोचकर प्राची तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। प्राची के दूर करने की कोशिश करने से अचानक ही तनिष्क प्राची के होठों पर फिर से बाइट कर देता है, जिससे प्राची को दर्द होती है और उसके होठों से खून आने लगती है। प्राची के खून का टेस्ट तनिष्क को और अच्छा लग रहा था और वह और डीपली प्राची को किस कर रहा था। किस करते करते तनिष्क प्राची को पीछे बेड पर पूस कर देता है और खुद भी उसके साथ ही बेड पर उसके ऊपर आ जाता है। तनिष्क के ऐसे पागल हो की तरह किस करने से प्राची भी बहकने लगी थी और अब वह भी तनिष्क साथ देने लगती है। वह दोनों एक दूसरे को काफी देर तक किस करते रहे और जब प्राची को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वह फिर से तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, तो तनिष्क भी इस बार प्राची से दूर हो जाता है और फिर उसके नेक और कॉलर बोन पर किस करते हुए उसके हाथ को अपने हाथों से इंटरविन कर लेता है। तनिष्क अब वाइल्ड होता जा रहा था। तनिष्क के हरकतों से प्राची मदहोश होती जा रही थी। वह अपने दर्द जो तनिष्क दे रहा था उसे भूलकर उसके प्यार में खो रही थी, पर फिर अचानक ही उसे होश आती है और वह तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। प्राची अपनी पूरी ताकत लगाकर तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर प्राची के ऐसा करने से तनिष्क प्राची के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और एक ही झटके में प्राची के ऊपर से हटा देता है। प्राची को इस तरह से देखकर तनिष्क की आंखों में एक अलग ही नशा उतर रहा था। वही अब तक प्राची समझ चुकी थी तनिष्क नशे में है, क्योंकि उसके मुंह से वाइन की बू आ रहा था। अब तनिष्क के आंखों में देखते हुए प्राची को पता चल चुकी थी तनिष्क और क्या चाहता है, लेकिन प्राची शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह एक संस्कारी लड़की थी, पर तनिष्क को वह बहुत प्यार करती थी। उसके लिए वह आज अपने संस्कारों को भूलने के लिए तैयार थी। वह उसके लिए कुछ भी कर सकती थी।
प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंखों के कोने से कुछ बूंद आंसू बह जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही शांत हो जाते हैं और वो तनिष्क के ऊपर निथाल सी लेट जाती हैं। दोनों पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। कुछ ही देर में तनिष्क को नींद आ जाता है और तनिष्क के साथ साथ प्राची को भी नींद आ जाती है और वह दोनों वैसे ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। एपिसोड 5 वन नाइट स्टैंड। अब आगे। सुबह 5 बजे बज रहे थे। प्राची की नींद खुलती है और वह कसमसा कर उठने की कोशिश करती है, पर उसे अपने कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस होती है तो वह कसमसा कर अपनी आंखें खोल सामने देखती है। प्राची के चेहरे के बहुत पास उसे एक हैंडसम सा चेहरा दिखता है। उस चेहरे को देखते ही प्राची के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसे कल रात की सारी बातें याद आ जाती है, जिसे याद करते ही उसकी चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाती है। प्राची तनिष्क को देख ही रही थी, तभी अचानक तनिष्क की फोन रिंग करता है, जिससे प्राची पीछे मुड़ तनिष्क के फोन को देखती है और जैसे ही वह तनिष्क के फोन को लेकर ये देखने वाली थी कॉल किसने किया, तभी प्राची देखती है तनिष्क की नींद खुल रही है, जिसे देख प्राची जल्दी से तनिष्क में बाहों से छूट वही रखे चद्दर को अपने ऊपर लपेट के रूम से बाहर भाग जाती है। प्राची की रूम पास में ही थी और 5 बजे बजने की वजह से घर के कोई भी इतने सुबह उठा भी नहीं था। प्राची अपने रूम में जाकर डोर को बंद कर देती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश होकर प्राची बाहर आती है और कल रात के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराते हुए प्राची को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। जब प्राची की नींद खुलती है तो वह घड़ी में टाइम देखती है, जहां पर 10 बजे बज रहे थे, जिसे देख प्राची झट से उठ जाती है और अपने कपड़े और बालों को सही करते हुए अपने रूम से निकल जाती है। प्राची जल्दी से हॉल में जाती है। प्राची को देख मिश्का मुस्कुराते हुए कहती है, प्राची यहाँ क्या कर रही है? तुझे भाई ने बुलाया है, उनको तुझे बात करना है तो भाई के पास नहीं गई? उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? प्राची थोड़ी घबराते हुए पूछी। क्या उनको सब कुछ याद है? कल रात के वैसे याद होना चाहिए। इतना सोचते ही प्राची की चेहरा शर्म से लाल हो जाती है, जिसे देख टीना कहती है, अरे दीदी इतना भी ना शर्माओ, वह आपके होने वाले पति ही है, जाए अपने पति से मिलकर आइए। हाँ बेटा, तनिष्क ने तुम्हें बुलाया है, उसका रूम तो तुम्हें पता ही है कहाँ है, जाकर उससे मिल लो, रुक्मणी जी ने मुस्कुरा कर कहा। प्राची एक गहरी सांस छोड़ अपनी सिरहा में हिलाकर ऊपर तनिष्क के रूम की ओर चली जाती है। तनिष्क के रूम के पास जाके डोर को नॉक करते हुए, मैं अंदर आ सकती हूँ? प्राची के दिल बहुत ही जोर से धड़क रही थी और वह तनिष्क के जवाब का इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ, अंदर से आवाज आया। प्राची धीरे कदमों से अंदर जाती है और अपनी सिर झुका के सामने बैठे तनिष्क के सामने खड़ी हो जाती है। तनिष्क एक बार प्राची को देख उससे अपनी नज़र फेर लेता है और कहता है, प्राची तुम यह शादी क्यों कर रहे हो? यह क्या सवाल है? अपने मन में सोचते हुए प्राची बोली, जी बह, जितना पूछा उतना कहो। तुम यह शादी अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर कर रहे हो ना? आई नो, मैं अभी इसलिए ही कर रहा हूँ, तो इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी फैमिली को ये बता दो तुम यह शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं कर सकता और मम्मी ने मुझे कसम दिया है, तो मैं मम्मी को ये बात नहीं कह सकता और मैं खुद से यह शादी नहीं तोड़ भी सकता। तनिष्क की बात सुनकर प्राची जो शर्मा रही थी वह चौंक जाती है और अपने सिर ऊपर करके तनिष्क को देखती है, जो दूसरी तरफ अपना चेहरा करके खड़ा था। प्राची की आंखों में आंसू आ गए थे। प्राची अपने सिर को फिर से नीचे कर लेती है और कहती है, आप यह शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और कल रात हमारे बीच जो भी हुआ बह भूल जाओ। बह बास में नशे में था, मैं नशे में मुझे तुम में शनाया दिख रहा था, इसलिए बह सब वैसे भी गलती तुम्हारी ही थी, क्योंकि मैं नशे में था तुम नहीं, पर फिर भी तुमने मुझे नहीं रोका। और वैसे भी कल तुम मेरे रूम में क्या करने आई थी उतने रात को? छोड़ो ये सब, वैसे भी तुम जैसे लड़की के लिए कल रात जो हुआ बह कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक वन नाइट स्टैंड ही है, तनिष्क ने प्राची को देखते हुए कहा। तनिष्क की बातें सुनकर प्राची को ऐसा लग रही थी जैसे उसके दिल में कोई हजारों खंजर से बाहर कर रहा हो। उसे अपने दिल में इतनी दर्द हो रही थी कि उसे लग रही थी दर्द के मारे वो अभी मर जाएगी। मैं कल रात की सब भूल गई और आप चिंता मत कीजिए, मैं ये एंगेजमेंट रोक दूंगी, यह शादी नहीं होगी। और एक बात, मेरे लिए कल की रात जैसी भी हो, पर आप मुझे जैसी लड़की समझ रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं पहले जैसी थी अब नहीं हूँ, प्राची ने मुस्कुराकर कहा और तनिष्क रूम से बाहर निकल गई। बाहर आते ही प्राची की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह भागते हुए अपने रूम में जाकर डोर को लॉक करके डोर से साट के नीचे बैठ गई और फफक कर रोने लगी। प्राची अपने घुटनों पर चेहरा छुपा कर रोए जा रही थी। प्राची को कल रात की बातें याद आ रही थी और साथ में जिसे याद करके उसे और रोना आ रही थी। तनिष्क कहाँ जा रहा है? तनिष्क जो हाल से होते हुए मेन गेट की ओर जा रहा था उससे आलोक जी पूछते हैं। ऑफिस जा रहा हूँ, तनिष्क ने कहा और वहां से चला गया। भैया यहाँ है तो अभी तक प्राची क्यों नहीं आई? मिश्का ने जाते हुए तनिष्क को देख कहा। दीदी शायद शर्मा रही होगी और अपने रूम में ही होगी, टीना ने कहा।
कैसी शर्म, उसे बुलाकर लाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब तो 1 बजे बज गए हैं। मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर मिष्का प्राची को बुलाने चली जाती है। प्राची तू अपने रूम में ही है ना, डोर ओपन कर और नीचे चल, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। मिष्का प्राची के रूम की डोर नॉक करते हुए बोली। प्राची तो सुन भी रही है। प्राची दरवाजा खोल। अंदर से प्राची की कोई आवाज न मिलने से मिष्का ने फिर से डोर पीटते हुए कहा, पर बहुत कहने के बाद भी प्राची डोर ओपन नहीं कर रही थी, जिससे मिष्का परेशान हो जाती है और जल्दी से भागकर नीचे जाकर सबको देख कहती है, प्राची डोर ओपन नहीं कर रही है, मैं कब से उसे बुला रही हूँ पर वह तो अंदर से कुछ कह भी नहीं रही है। मिष्का की बात सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और भागकर प्राची के रूम की ओर जाने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं तनिष्क ने उसे कुछ कहा हो जिस वजह से। मुझे भी यही डर था, इसीलिए मैं कह रहा था प्राची को तनिष्क से मिलने मत दो, पर तुम तनिष्क ने कहा और तुमने उसे मिलने दे दिया। आलोक जी परेशान होते हुए कहते हैं और वह भी प्राची के रूम की ओर जाने लगते हैं, तो रुक्मणी जी भी थोड़ा उदास होकर उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं।